Okay, hello all. Well, we were doing हेनरी फ्योल का क्वेश्चन और कुछ एक दो क्वेश्चंस बाकी है, बाद में अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो हेनरी फ्योल के क्वेश्चन में मैंने तुमको बोला था कि कुछ डायग्राम्स है जो हम लोग करने वाले हैं. सी, ये तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला पार्ट है. मैंने बोला था 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट में. सो दीज आर द 3 लेवल्स. टॉप मैनेजमेंट विच सेट ऑब्जेक्टिव्स, स्कैन एनवायरनमेंट, प्लान एंड मेक डिसीजंस. ये सिर्फ तुमको इंट्रोडक्शन देने के लिए. टॉप लेवल पे कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ. मिडिल लेवल में जो टॉप मैनेजर इंस्ट्रक्शन देता है उनको रिसोर्सेस एलोकेट करना, ओवरसी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट एंड डेवलप एंड इम्प्लीमेंट दी एक्टिविटीज. फर्स्ट लाइन मैनेजर्स और थर्ड लेवल में आते हैं कोऑर्डिनेट एक्टिविटी, सुपरवाइज. पर तुमको ये सब नहीं लिखना इतना डिटेल में. जस्ट टॉप, मिडिल एंड लोअर एंड जस्ट गिव देम एग्जांपल्स. गिव देम एग्जांपल्स. सो बस यही है. तुमको पेपर में खाली ट्रायंगल ड्रॉ कर दो, बात खत्म कर दो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये है हेनरी फ्योल और हेनरी फ्योल के स्केलार चेन नाम का एक प्रिंसिपल था. मैंने बोला था कि वो वहां पे एक ही डायग्राम दिया था, एक ही ट्रायंगल था, उसमें दोनों पार्ट थे. हम लोग यहाँ पे दो अलग अलग डायग्राम्स करेंगे, ट्रायंगल्स करेंगे. एक फॉर्मल पाथ और एक गैंग प्लैंक. तो एक नॉर्मल मेथड है जिसमें ए डी को इंस्ट्रक्शन देगा, डी ई को, सी टू बी जाएगा, बी टू ए जाएगा. नाउ दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सी और ई के बीच में लिंक मिसिंग है. सी को ई की तरफ जाना है तो पाथ फॉलो करना पड़ेगा, सी टू बी, बी टू ए, फिर ए टू डी, डी टू ई. तो ये दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग और वेरी टेडियस प्रोसेस. नाउ द थिंग इज, इस ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कोई अर्जेंट डिसीजन लेना है. नाउ इन दैट केस सी विल डायरेक्टली अप्रोच ई. तो उसको बी ए डी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो पास हो सकता है, जिसको बोलते हैं गैंग प्लैंक मेथड. क्लियर है? तो बस यही था गैंग प्लैंक. यही है गैंग प्लैंक मेथड. आई एडवाइस यू कि दो अलग अलग फॉर्मेट्स कर लो, क्योंकि वो एक ट्रायंगल में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो अलग अलग पिरामिड्स करने से अच्छा है, एक पिरामिड करने से अच्छा है दो अलग पिरामिड्स में कर दो, या फिर एक तो दिया ही है. आई वुड सजेस्ट यू, मैं तो भाई दो अलग कर देता जिसमें पता चलता कि फॉर्मल मेथड क्या है, नॉर्मल मेथड क्या है. एंड टाइम, ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है फॉर्मल पाथ. और जो गैंग प्लैंक है वो टाइम बचाता है. तो ये स्केलर चेन का है. यू कैन जस्ट चेक और अकॉर्डिंगली तुम कॉपी कर सकते हो. आई एडवाइस यू कि तुम ये कर लो, क्योंकि ये ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो तुम पेपर में. अच्छा, तुमको ये प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं करना है, सी टू बी, बी टू डी. तुमको खाली ये पिरामिड ड्रॉ करके देने और उसका मीनिंग तो बाकी लिखना ही है कि फॉर्मल पाथ में ट्रेडिशनल मेथड फॉलो होता है, गैंग प्लैंक में शॉर्टकट मेथड फॉलो होता है. लेकिन ये अर्जेंट सिचुएशन में भी नहीं अप्लाई होता है, और प्लस हायर अथॉरिटी के परमिशन चाहिए. Now next part is centralization और decentralization का point किया था. Now what is centralization? If the entire organization, you can see, is managed by one person or very few persons, it is known as centralization. What is decentralization? There are many bosses. पेपर में ड्रॉ करना है सर? नहीं, ये सिर्फ बताने के लिए. पेपर में ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर में सिर्फ स्केलर चेन ड्रॉ करना है. तो व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन सर? If the entire organization is managed by one or very few people, it is known as centralization. And if the organization is managed by many people, it is known as decentralization. Now, for small organizations, centralization is suitable, but for large organizations, decentralization is a suitable mode. Okay? So, बस यही था, यही कहना था. अभी एक बार फिर से स्केलर चेन हेनरी फ्योल का क्वेश्चन कर लेते हैं.
फिर भाई बात खत्म। फर्स्ट प्रिंसिपल था, एक बार वो याद रख लो, हेनरी फ्योल इज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। देयर आर 14 प्रिंसिपल्स। First is division of work. The entire work is divided into small parts. Every part is known as a task, we can say. और वो सारे tasks employees को दिए जाते हैं according to their skills, talent, etc. Second point, authority and responsibility. Authority means powers, responsibility means duties. Both should go hand in hand. Responsibility comes with authority. दोनों में balance होना चाहिए, दोनों equal होनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम एक मैनेजर को अथॉरिटी दोगे तो यू कैन आस्क फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, और अगर कुछ इफ समथिंग गोज रॉन्ग दैट मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल। सो अथॉरिटी भी देनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। सो प्रॉपर डिसिप्लिन हैज टू बी मेंटेन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइज ने इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस या रूल्स रिस्पेक्ट करने चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ओबे करने चाहिए। Discipline helps to achieve the goals in organization. Good discipline is the result of effective leadership. लीडर अच्छा है तो डिसिप्लिन अपने आप मेंटेन होगा। यूनिटी, मैंने बोला था यूनिटी, यू स्टैंड्स फॉर यूनिटी। यूनिटी मतलब सिंगल और कॉमन। यूनिटी ऑफ कमांड विच मीन्स single boss. Every worker should get instruction only from one superior. If he gets multiple bosses, he will be confused. So right approach, wrong approach. You can see confusing a wrong approach. Right approach clear है। ग्रीन में वर्कर्स है तो वर्कर्स सर 3 है, हाँ 3 है, लेकिन बॉस एक ही है। एक इंडिविजुअल के ज्यादा बॉसेस नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सो पीपल वर्किंग अंडर सेम बॉस शुड हैव सेम गोल और सेम प्लान। 6 पॉइंट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। कोई while taking any decision or general interest shall be considered, entire organization's interest shall be considered by manager. At the same time, worker should also consider the entire organization's interest, not his individual interest. Individual interest is important, but organizational interest is more important than individual's interest. Centralization, पूरा अथॉरिटी एक या बहुत कम लोगों के हाथ में होगा। डिसेंट्रलाइजेशन उसका उल्टा। Large organization, decentralization, small organization, centralization. Concentration of power in the hands of few is known as centralization. Concentration of powers in, not concentration of powers, powers lie in the hands of many people. It is known as decentralization. दोनों के मेरिट्स डिमेरिट्स है, दोनों में प्रॉपर बैलेंस हो तो अच्छा होगा। 8 पॉइंट, रेम्यूनरेशन। फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए टू एम्प्लॉइज which helps in improving the productivity and efficiency. और भाई टाइम टू टाइम भी मिलना चाहिए। कौन से फैक्टर्स कंसीडर करेंगे तो स्किल्स, एक्सपर्टीज, नॉलेज, टेन्योर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है ऑर्गेनाइजेशन के, अकॉर्डिंगली रेम्यूनरेशन विल बी डिसाइडेड। स्केलर चेन हमने ऑलरेडी देख लिया। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, देयर मस्ट बी a place for everything, a place for everything and everything in its place. Superb. Place for everything and everything in its place. Right material, right man, या right people at right time and at right place, ये ऑर्डर देखता है। इससे परफेक्ट मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का। 11 पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ऑल पर्सन शैल बी ट्रीटेड इक्वली। वो फ्रेंडली वाला सेंटेंस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा फर्स्ट, बस ये बात याद रखो, ऑल एम्प्लॉय शैल बी ट्रीटेड इक्वली व्हाइल गिविंग मॉनेटरी टर्म्स, रेम्यूनरेशंस वगैरह, या गिविंग वर्क आल्सो, असाइनमेंट ऑफ वर्क आल्सो। सी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई नेपोटिज्म, पार्शियलिटी, नेपोटिज्म अभी वर्ड तुमने ज्यादा सुना है, तो पार्शियलिटी वगैरह वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। People working at the same level in different departments but at the same level shall get same wages or remuneration. 12 point, tenure stability or stability of tenure. Period या job fix होना चाहिए, job security होनी चाहिए, तो उससे efficiency बढ़ेगी। Initiative, taking the first step. Manager
वेलकम करनी चाहिए सजेशंस कम फ्रॉम द वर्कर्स, बिकॉज इससे फ्री में एडवाइस मिलेगा, तो दिस इज हेल्पफुल इन growing your organization. और second advantage would be it develops a good culture, organizational culture. और ज्यादा अच्छे से बात करें तो एक रिलेशन डेवलप होता है कि हमको पूछा जाता है, वर्कर्स को लगता है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमारा ओपिनियन कंसिडर किया जाता है, इट मैटर्स. 14 point spirit decorps teamwork, union is strength or unity is strength. Management is a group activity, every organization involves some group of people. सो म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, आपस में ट्रस्ट होना चाहिए. लीडर ने कोशिश करनी चाहिए कि टीम स्पिरिट डेवलप हो जाए, एक साथ काम करने का जज्बा, उसको बोलते हैं टीम स्पिरिट, वो होनी चाहिए. ये 14 प्रिंसिपल्स थे हेनरी फ्योल के. नाउ फ्रेडरिक टेलर, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, आगे एक टेक्निक्स है, तो टेक्निक्स उन्होंने बोला है कि अभी नहीं पूछने वाले. अच्छा है, थोड़ा डिफिकल्ट ही था, तो ओनली वन क्वेश्चन इज लेफ्ट नाउ, विच इज द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, गिवन बाय FW, my mistake, yes, FW Taylor, father of scientific management. फ्रेडरिक टेलर 1856 1915, पॉसिबल याद रख लो क्योंकि उन्होंने बोल्ड करके दिया है, मतलब उनको शायद चाहिए कि तुम वो लिखो. याद नहीं रहता तो कंपलसरी है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट लिखना, और वो ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है. मैच द कॉलम अगर वो लोग पूछेंगे ना, तो ऑब्वियसली वो कॉलम ए में 5 और कॉलम बी में 5 नहीं देंगे. तो अगर कॉलम ए में आ गया फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो कॉलम बी में वो दोनों दे देंगे नाम, हेनरी फ्योल एंड FW टेलर. कुछ लोग तो डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे, हम नहीं कंफ्यूज होने चाहिए. टेलर साइंटिफिक टेलर, ओके, और फेयोल है वो मॉडर्न. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपस में, बस अननेसेसरी ऑब्जेक्टिव में मार्क्स गया तो तुम खुद बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है. लास्ट डेफिनेशन देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ नोइंग, वो याद रखना है, नोइंग व्हाट यू, दैट इज मैनेजमेंट, वांट मेन टू डू एग्जैक्टली एंड सीइंग इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर. सो पहले तुम क्लियर कर लो कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली वांट फ्रॉम योर वर्कर्स, and then see to it that whether they are doing this at the cheapest manner. So ये मेन डेफिनेशन है, ये बाहर करना ही पड़ेगा, ये भी एक IMP क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं. सो दोनों में से एक अगर ऑप्शन में छोड़ना है, बाकी सारा पार्ट कर लेंगे, तो कौन सा छोड़ेंगे? तो ज्यादा चांसेस है हेनरी फ्योल पूछने के, FW टेलर आने के चांसेस कम है, क्योंकि IMP क्वेश्चन वो है. मोर इंपॉर्टेंट इज हेनरी फ्योल. Now principles of scientific management. These principles are as follows. Let me check. There are 6 principles. First, science, not rule of thumb. कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं, हमने पहले ही डिस्कस किया. मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस, जिसका इंटेंसिटी चेंज होते रहता है, डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, nature of business, size of business. In order to increase organizational efficiency, the rule of thumb method should be substituted with the methods developed through the scientific analysis of work. तो ऐसे थंब रूल कुछ नहीं होता कि ये ऐसा ही करना है. FW टेलर बोलता है कि भाई हमारे प्रिंसिपल तो परफेक्ट है, थोड़ा इंटेंसिटी इधर उधर कर दो. हेनरी फ्योल बोलता है कि मेरे प्रिंसिपल 14 परफेक्ट है, सिर्फ मेथड्स इधर उधर हो सकते हैं थोड़े बहुत. यहाँ पे ये बोला जाता है कि हम लोग साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे और अकॉर्डिंगली मेथड्स डिसाइड करेंगे. रूल ऑफ थंब डिसीजंस आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट्स ऑफ द मैनेजर. तो भाई हमको जैसा एक्सपीरियंस आएगा वैसे हम अपने टेक्निक्स बनाएंगे, ना कि बुकिश प्रिंसिपल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे. टेलर इंसिस्टेड अपॉन scientific method for
एवरी स्मॉल वर्क, हर एक छोटा से छोटा काम करने का एक साइंटिफिक मेथड होता है. दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद सिलेक्टिंग द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग जॉब आफ्टर साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ दैट जॉब एंड नॉट बाय ट्रायल एंड एरर. तो पहले सिस्टमेटिक एनालिसिस होगा उस जॉब का और अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज अपॉइंट होंगे और उनको वो टास्क दिया जाएगा, ना कि ट्रायल एंड एरर. चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, ये सब नहीं चलेगा. पहले साइंटिफिक एनालिसिस करो फिर ही किसी कंक्लूजन पे आना एज अ मैनेजर. स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट. व्हाट इज स्टैंडर्ड सर? टारगेट. जो तुम एम्प्लॉयज को टारगेट देने वाले हो कि तुमको इतने टाइम में कंप्लीट करना है, दैट इज द स्टैंडर्ड टाइम. एंड स्टैंडर्ड आउटपुट, तो इतने आउटपुट, इतना प्रोडक्शन होना ही चाहिए, should be defined by the manager. तो ये मैनेजर ने डिफाइन करना चाहिए आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट साइंटिफिक फैक्टर्स. दिस हेल्प्स इन सेविंग टाइम. इससे टाइम बचता है, ह्यूमन एनर्जी बचती है एंड विल रिजल्ट इनटू एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड आउटपुट. और उससे अपनो जो टारगेट चाहिए वो अचीव हो जाता है. अकॉर्डिंग टू टेलर, इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग आयरन शीट्स को लोड करते हैं खाली बस इनटू बॉक्स कार्स कैन बी साइंटिफिकली प्लान. एग्जाम्पल दिया उन्होंने बोला छोटे से छोटे बिजनेस में भी साइंटिफिक एनालिसिस करना चाहिए हर एक टास्क का, हर एक जॉब का. अकॉर्डिंगली दो चीजें कैलकुलेट होंगी, स्टैंडर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट. ये क्या है सर? स्टैंडर्ड टाइम मतलब इतने टाइम में तुमको कंप्लीट करना है, आउटपुट मतलब इतना प्रोडक्शन कंप्लीट करना है. ऐसा करोगे तो भाई इट सेव्स टाइम, it improves the production also, output also, it unnecessary saves human energy as well. तो ये भाई साइंस नॉट अ थंब रूल का मीनिंग हो गया. सेकंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी एक साथ करके, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए हार्मनी. सो व्हाट इज हार्मनी? सबको एक साथ रखो, बंधु भाव से रखो, सब मेथड्स को अच्छे से फॉलो करो, उसको कहा जाता है हार्मनी. ओके किसी कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए आपस में. डिस्कॉर्ड मतलब कोई आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होना चाहिए, सबको एक साथ लेके चलो. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट. दिस कोऑर्डिनेशन will help in minimizing conflicts. इससे क्या होगा? झगड़े कम होंगे. परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, will be helpful in creating healthy work environment or achieving the desired goals. That is success, obviously. Organization should think about maximum prosperity of employees also. तो मैं ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी कोशिश करनी चाहिए कि एम्प्लॉयज की प्रॉस्पेरिटी हो, क्योंकि तो एम्प्लॉयज ज्यादा अच्छे से काम करेंगे. दोनों को ध्यान में रखते हुए, मतलब बिजनेस को यानी कि ओनर का इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट, दोनों के इंटरेस्ट कंसिडर करने चाहिए. हार्मोनियस रिलेशन रखना चाहिए, मतलब आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस नहीं होने चाहिए. अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो फिर भाई ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ रुक जाएगा. तो ये हार्मनी होनी चाहिए. वेरी सिंपल पॉइंट. थर्ड पॉइंट, मेंटल रेवोल्यूशन. व्हाट इज मेंटल रेवोल्यूशन? चेंज इन द एटीट्यूड, ह्यूज चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉइज. एटीट्यूड ही चेंज कर दो अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे. तो प्रिंसिपल फोकस इज ऑन चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर. एक दूसरे के प्रति जो एटीट्यूड है उसको बदल दो. बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस. मैनेजर्स को भी पता होना चाहिए कि वर्कर्स का भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उनकी वजह से ही प्रोडक्शन होगा. वो चले जाएंगे स्ट्राइक पे तो भाई क्या करोगे तुम, किसको मैनेज करोगे? They should give full cooperation for achieving goals of organization. This will increase the productivity and output or profit. Sorry, productivity and profits. So what is mental revolution, sir? मैनेजरियल लेवल पे और वर्कर लेवल पे, दोनों लेवल्स पे चेंज होना चाहिए इन द एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर. एक दूसरे को देखने का जो अप्रोच होता है उसको चेंज कर दो. मैनेजर, क्योंकि क्या होता है ना, वो वर्कर्स को बहुत खराब ट्रीटमेंट मिलती है एट टाइम्स कि ये तो एम्प्लॉइज है, तो वर्कर्स है, ये क्या किधर जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, चुपचाप इतना ही वेजेस. तो नहीं, यू शुड गिव देम इक्वल इंपॉर्टेंस, व्हाट दे डिजर्व. जो डिजर्व करते हैं वो उनको मिलना चाहिए.
नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो भाई कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। और एट द सेम टाइम एम्प्लॉइज को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू गिव कंप्लीट कोऑपरेशन। फोर्थ पॉइंट, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब इंडिविजुअल के हिसाब से मत सोचो, जैसे वहां पे था ना यूनिटी स्ट्रेंथ स्पिरिट डिकॉप्स, कुछ वैसे ही। म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन वर्कफोर्स, आपस में कोऑपरेशन चाहिए, दैट इज एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। ड्यू टू कोऑपरेशन, ट्रस्ट एंड टीम स्पिरिट एटसेट्रा, इंटरनल कंपटीशन विल टर्न इनटू हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। नहीं तो क्या होगा, आपस में अगर तुम झगड़ा करते रहोगे, कंपटीशन रहेगी वर्कर्स के बीच में, तो बिगड़ सकता है। अगर चक दे इंडिया देखा है मूवी, अगर देखा होगा तो शाहरुख खान कोच है। शाहरुख खान प्लेयर्स को बोलता है कि उन दोनों में, दो प्लेयर्स में आपस में झगड़ा होता है कि कौन ज्यादा गोल्स करेगा, क्योंकि दोनों लीड स्कोरर होते हैं एज फार एज गोल्स आर कंसर्न। गोल, गोल मतलब मैनेजमेंट वाला गोल नहीं, फुटबॉल वाला गोल। तो वो क्या करते हैं ना, वो आपस में कंपटीशन होता है, लेकिन अगर आपस में कंपटीशन होगा तो टीम अफेक्ट हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन अफेक्ट होगा आपस में। तो वो नहीं होना चाहिए, टीम के बारे में सोचना चाहिए। तो कुछ सेमीफाइनल तक वगैरह कुछ ऐसा होता है, और जो स्ट्रॉन्ग टीम होती है वो नोटिस कर लेती है कि इन दोनों का आपस में झगड़ा चल रहा है, तो कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी अप्लाई करो कि इनका झगड़ा कंटिन्यू हो और हमको उसका पूरा बेनिफिट मिले। फिर शाहरुख उनको समझाता है, फिर दोनों टीम के लिए खेलती है और फिर वो वर्ल्ड कप जीत जाती है। ऐसा कुछ स्टोरी है। लॉट मोर टू लर्न फ्रॉम दिस मूवी। इफ यू आर इन अ टीम, you should work for a team. Your interest is not as important as the team's interest or an organization's interest. If you are working under any, say for example तुम कोई सोशल वर्क कर रहे हो किसी एनजीओ के थ्रू, तो एनजीओ का इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, लार्जर गुड इज इंपॉर्टेंट देन स्मॉलर गुड। दोनों के फायदे, लेकिन लार्जर गुड इज मोर इंपॉर्टेंट। मेरे गोल्स बने, इससे अच्छा टीम को फायदा हो। तो धोनी इज ऑल्सो बेस्ट एग्जाम्पल। धोनी पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलता था। धोनी इज फेमस फॉर हिज wholehearted dedication to the country, to the team. पर्सनल रिकॉर्ड्स के बारे में कभी नहीं सोचा उसने, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के बारे में। तो यही बेस्ट मेथड है। Due to cooperation, trust, team spirit, internal competition will turn into a healthy working environment. तो इससे क्या होगा, अगर तुम अच्छा कॉपरेशन को, गुड रिलेशंस मेंटेन करोगे, तो तुम्हारा जो कंपटीशन है इंटरनल, वो एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। Management should always consider the suggestions given by employees in decision making process. मैनेजर ने वहां पे भी था, देखो इनिशिएटिव प्रिंसिपल में, इनिशिएटिव हेनरी फ्योल में वही है। एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उनको ऐसा इंपॉर्टेंस क्रिएट कर दो, उनको ये इमेज क्रिएट कर दो, कन्वे कर दो मैसेज कि यू आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तुम सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हो, यू आर वेरी प्रेशियस टू अस। If you manage to create this particular culture in the organization, अलग ही लेवल पे जाओगे, नेक्स्ट लेवल बेनिफिट होंगे। क्योंकि मैंने तुमको पहले भी बोला था, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सोचते छोड़ते समय वर्कर 10 बार सोचेगा, जिसमें उसको रिस्पेक्ट मिलता है। सैलरी वेजेस तो मिलते ही है, प्लस रिस्पेक्ट मिलता है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन मिलता है, रिलेशन अच्छे होते हैं, एनवायरनमेंट हेल्दी होता है। Management should also consider the suggestions given by the employees. Employees should be treated as an integral part, मतलब main part in the organization. At the same time, employees should resist themselves from going on strike and making unnecessary demands. Workers strike पे भी नहीं जाते। 10 बार सोचोगे। If you are so happy with the management, अगर मैनेजमेंट थोड़ा सैलरी नहीं दे रहा है, थोड़ा डिले कर रहे हैं, तो you also adjust, because personal relation होता है। You have complete faith in management. They should treat each other as two pillars of the organization. Two pillars, दो कौन से? Management and workers. Management and workers. ये काफी अच्छा है but last 2 points. Division of responsibility. Same था देखो, authority and responsibility. Division of work था, sorry, my mistake. Division of work था हेनरी फेल में। Same. डिवाइड करो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और वो असाइन करो एम्प्लॉइज को।
Proper division of work, like same है, should always be accompanied with division of responsibility between the managers and employees. ठीक है, major planning is done by the top and middle level. तुमको पता है 3 लेवल से, whereas employees are concentrating on its execution. The reporting is done as per the instruction given by the superior. सिंपल सी बात है, लोअर लेवल रिपोर्ट करेगा मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल रिपोर्ट करेगा टॉप लेवल को. Manager should always help, encourage and guide the employees. It helps for best performance of managers as well as employees. तो इससे बेस्ट परफॉर्मेंस होता है मैनेजर और एम्प्लॉइज दोनों का. ये है डिवीजन ऑफ वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी. लास्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी. एफिशिएंसी बढ़ाओ और प्रॉस्पेरिटी बढ़ाओ. प्रॉस्पेरिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रॉस्पेरिटी, वो तो बढ़ना ही चाहिए, वो तो होता ही है, प्लस एम्प्लॉइज का भी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाओ तो वो अच्छे से काम करेंगे. बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज of its employees to a great extent. Thus, providing training and development programs to the employees whenever required is very essential. It ultimately affects the profitability of the organization. Each employee should be given proper opportunities to attain greater efficiency and maximum prosperity. Each employee should be given proper opportunity to attain greater efficiency and maximum prosperity. हर एम्प्लॉय को चांस मिलना चाहिए कि वो एफिशिएंसी बढ़ाए, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाए. ट्रेनिंग दे दो वर्कर्स को प्रोग्राम्स के थ्रू वगैरह, जब जरूरत पड़ेगी तब तक. और भाई स्किल्स के अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस बढ़ना है तो ट्रेनिंग टाइम टू टाइम देते रहो. बस यही बात है, 6 बातें. बस यही 6 प्रिंसिपल्स थे. एक बार 6 के 6 प्रिंसिपल्स अच्छे से कर लेते. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब साइंस कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, प्योर साइंस नहीं है, इट्स अ सोशल साइंस. सो ये कोई थंब रूल नहीं है. by making a scientific analysis, by observing the workforce, manager will decide the methods, decide the tricks, okay, or principles. हर वर्क का, every job has to be analyzed scientifically and accordingly standard time, I repeat, standard time and standard output must be ascertained. कि क्या होना चाहिए standard time and standard output. ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड पे नहीं होगा, साइंटिफिक एनालिसिस करके ही होगा. इट सेव्स टाइम एंड ह्यूमन एनर्जी, इससे आउटपुट भी बढ़ेगा. हार्मनी, cordial relationship. What is cordial? Good relations, warm relations between employees. आपस में झगड़ा ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो अबाउट ईच अदर. किनके बीच में, स्पेशली मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज के बीच में. एम्प्लॉइज के बीच में यूजुअली यूनिटी होती है. मेन वो लोग बात कर रहे हैं मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज के बीच में. तो हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट हो तो अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स यानी कि सक्सेस मिलेगा, ऑब्जेक्टिव्स या गोल सेटिस्फाई होंगे. मेंटल रेवोल्यूशन, एक दूसरे के प्रति जो एटीट्यूड है उसको सुधारो. वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का भले हो लेकिन उसको थोड़ा एक अलग तरीके से सोचो कि एम्प्लॉइज भी कंट्रीब्यूटर्स है प्रॉफिट में और उनको भी इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए. सो इक्वल इंपॉर्टेंस एक देना चाहिए मैनेजमेंट ने एम्प्लॉइज को, क्योंकि मैनेजमेंट भी देखो ना, मैनेजर्स भी एम्प्लॉइज है, वर्कर्स भी एम्प्लॉइज है देखा जाए तो. लेकिन दोनों में हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो नहीं होना चाहिए. दे शुड गिव फुल कोऑपरेशन फॉर अचीविंग गोल्स. इससे क्या होगा, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा. कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हर एक को एक दूसरे के साथ रह के काम करना है. तो म्यूचुअल कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड. एम्प्लॉइज के आपस के में भी होना चाहिए एंड एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के बीच में तो होना ही चाहिए. अगर कोऑपरेशन हो, ट्रस्ट हो, म्यूचुअल ट्रस्ट, टीम स्पिरिट हो, तो इंटरनल कंपटीशन की जगह एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट ले लेता है. अगर टीम स्पिरिट अच्छा हो, आपस में अच्छा रिलेशन हो तो ऐसा होता है. Management should always consider the suggestions given by employees in decision-making process.
एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड एज एन इंटीग्रल पार्ट, मेन पार्ट है, ऐसा उनको एहसास दिला दो. कन्वे दिस मैसेज इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉयज आर इक्वली इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम एम्प्लॉयज शुड रेजिस्ट देमसेल्व्स फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक. तो एम्प्लॉयज, अगर तुम ऐसा करोगे ना तो एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे जाएंगे ही नहीं. लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि एम्प्लॉयज ने भी स्ट्राइक पे जाना नहीं चाहिए अननेसेसरी डिमांड्स को लेकर. अननेसेसरी डिमांड्स नहीं करनी चाहिए. हाँ, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो ठीक है भाई, और वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो स्ट्राइक पे जा सकते. दे शुड ट्रीट ईच अदर एज टू पिलर्स. मतलब दोनों पिलर्स माने जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के, मैनेजमेंट एज वेल एज एम्प्लॉयज और वर्कर्स. पॉइंट नंबर 5, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. डिवीजन ऑफ वर्क जैसा ही है. मेजर प्लानिंग इज डन एट द टॉप लेवल, मीडियम टर्म प्लानिंग एट मिडिल लेवल एंड स्मॉल डे टू डे प्लानिंग एज लोअर लेवल. आपस में प्रॉपर रिपोर्टिंग होना चाहिए तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा. वेरी सिंपल इट इज. लास्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी and maximum prosperity. Best performance always depends on skills and capabilities. Employees जितने skillful हो, capable हो, उतना performance अच्छा रहेगा, उतना profit अच्छा होगा. Thus providing training and development. तो अगर उनसे अच्छा skill या अच्छी capability चाहते हो तो उनको time to time training दो, उनको develop करो जब तक जरूरत पड़ेगी तब. It ultimately affects the profitability of the organization. But मैं बोल रहा हूँ जब positively लिखोगे तो don't write affects. Affects sound negative. It ultimately affects in or leads to better profitability. Don't write affect. Affect का मतलब it is used in a negative sense. So when we say affect, see, population affects the country's growth. तो negatively use होता है. Positively use करना है तो usually affects नहीं लिखा जाता. So it leads to लिख दो, it results in लिख दो. Each employee should be given proper opportunity. हर employee को proper opportunity मिलनी चाहिए to attain greater efficiency and उसकी भी और organization की भी maximum prosperity. What is prosperity? Success, growth, best growth, ये हो जाएगा. So these are the 6 points. Next question techniques है, नहीं है syllabus में तो क्यों करने का. फिर भी मैं एक दो चीजें बोल देता हूँ ना, वैसे कुछ काम का नहीं है. पीस रेट वेज प्लान नाम का एक 6 पॉइंट पे क्वेश्चन दिया है. यू शुड नो व्हाट इज पीस रेट. देयर आर सर्टेन वर्कर्स. देखो ऐसा है कि जहां पे आउटपुट ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है. तुम कितने घंटे काम करते हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, तुम कितना आउटपुट मैन्युफैक्चर करते हो वो इंपॉर्टेंट है. सो प्रोडक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट. तो पीस रेट वर्कर मतलब ये है, एक टाइम रेट होता है, एक पीस रेट होता है. टाइम रेट का मतलब तुमको टाइम के हिसाब से वेजेस मिलेगा. पीस रेट का मतलब तुम कितना टाइम काम करते हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, तुम कितने पीसेस मैन्युफैक्चर करते हो उतना इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट, उसको पीस रेट बोलते. बस ये मैं बताना चाहता था कि पीस रेट वर्कर्स होते हैं. सो यू शुड नो पीस रेट क्या होता है. ना पेपर में तो आने वाला ही नहीं है तो क्यों करोगे, ऑफिशियली कट कर दिया है और बहुत टेक्निकल है. मतलब या तो मैं बोलता कि फिर भी अगर तुमको अगर दोनों होते तो भी मैं बोलता कि या तो प्रिंसिपल करो या टेक्निक्स करो. नहीं भाई, प्रिंसिपल से कर लो क्योंकि टेक्निक्स है ही नहीं. ओके, सो इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है. वेरी इंपॉर्टेंट. वैसे देखा जाए तो 2 ही क्वेश्चंस है, नेचर भी है. 3 क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस है टोटल. 3 क्वेश्चंस है इस चैप्टर में. एक तो नेचर, दूसरा हेनरी फेयोल जो वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस तो हट गया, तो दूसरा हेनरी फेयोल, और तीसरा एफडब्ल्यू टेलर का प्रिंसिपल्स. बस यही था. तो इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड. मैनेजमेंट का एक चैप्टर हो गया. ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे. आज यहीं पे खत्म कर लेते, फिर बाद में कभी मिलेंगे तो सेकेंड और थर्ड हो जाएगा. और उसके साथ एक आउटसोर्सिंग का क्वेश्चन बाकी है, वो भी we will keep that in next sessions. Thank you so much. Bye. Take care. God bless you.